तो बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही सियासत भी अब शुरू हो गई है। जैसे कि पहले से ही उम्मीद थी, ठीक वही हुआ। दावा किया जा रहा है विपक्षी खेमे से कि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अगर ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है तो इसका कितना असर देश की सियासत पर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पर इसका असर यह है कि कांग्रेस के साथ साथ लगभग सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार की रिपोर्ट जारी होने के बाद इतना तो तय हो गया कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर अब थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, थोड़ा क्या ज्यादा। देश भर में विपक्षी गठबंधन की गोलबंदी की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का सिरदर्द बढ़ाने का काम कर दिया। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ही आरजेडी के चीफ लालू यादव ने कहा कि इस आबादी के हिसाब से ही नीतियां बनाने का वक्त है। यानी आने वाले वक्त में यह मुद्दा देश की सियासी फिजाओं को गर्म करने वाला है, यह भी तय हो चुका है। राज्य में अगर हम बिहार का जिक्र करें तो अति पिछड़ा वर्ग 36% और पिछड़ा वर्ग 27% की आबादी सबसे ज्यादा है, जो इस रिपोर्ट में दावा है। अगर इन दोनों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा पहुंचता है करीब 63%। ऐसे में आबादी के हिसाब से अब आरक्षण की मांग भी जोर पकड़ सकती है। यह दूसरा पहलू है। बिहार की तरह ही जाति आधारित जनगणना करने की मांग अब देश की सियासत में होनी तय है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के बयान अब सामने आ रहे हैं, उससे यह साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर गोलबंदी तेज होगी। राहुल गांधी हो, लालू हो, नीतीश हो, अखिलेश हो, यानी चारों तरफ से जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाना अब विपक्ष ने शुरू कर दिया है। और लगभग यह तय है कि 24 के सबसे बड़े मुद्दों में से एक जातिगत जनगणना एक मुद्दा होगा। यानी 2024 से पहले अगड़ा वर्सेस पिछड़े की सियासत अब तेज हो गई है। जातीय जनगणना से 24 का एजेंडा सेट करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। अब जातीय जनगणना से राजनीतिक असर क्या पड़ेगा देश की सियासत पर, यह मंडल कमंडल वाली सियासत के दौर की तरफ इशारा करता है। विपक्ष जहां तर्क दे रहा है, वहीं सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि जनगणना कैसे हुई, इसका ब्यौरा नीतीश कुमार जनता के सामने रखें। यह रिपोर्ट क्या वाकई में लोगों में भ्रम फैला रही है, जिसका जिक्र बिहार बीजेपी के नेता कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। Data speaks for itself. It's a historic moment. And I'm very happy. I'm very happy that this is 2nd October. I'm very happy that this is 2nd October. Social justice is at a churning phase now. You look at the result. The results tell you that 85% of the people belong to marginalized community. और यहाँ से अब सरकार की उस हिसाब से जो आपने सवाल पूछा, आज ये ऐतिहासिक दिन है। अगर आप लोग पहले तय कर लीजिए कैसे बात करेंगे। आज ऐतिहासिक दिन है, आज 2nd अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। देश की नीतियां और नीयत इससे तय होगी। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी,
कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहाँ पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहाँ मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहाँ है? कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं, वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो हैं पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया। तो अब 24 की लड़ाई जाति पर आई और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब सियासत सीधे तौर पर मंडल कमंडल की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीपी सिंह का दौर उस तरफ तस्दीक करती हुई दिखाई दे रही है सियासत। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ पवन गोयल साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में परमवीर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। कुछ ही देर में कुछ और चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पवन गोयल साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सियासत अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, मंडल कमंडल के दौर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीपी सिंह, कर्पूरी ठाकुर, तो नीतीश कुमार ने गुगली फेंक दी, फंस गई बीजेपी। बीजेपी फंस गई या नीतीश कुमार फंस गए? कैसे गोयल साहब? जी मुझे पता था यही बोलेंगे आप। नीतीश कुमार ऐसे फंस गए, 18 साल मुख्यमंत्री रहे बिहार के। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का भी बहुत कई सालों तक राज रहा बिहार में। कितना अति पिछड़े और पिछड़ों का भला किए, कितने निगम पार्षदों को टिकट दिए, कितने विधायकों को टिकट दिए, कितने को नौकरियां दिए। ये जिम्मेदारी तो उन पर बनती है। आज भारत की सरकार पर गेंद फेंककर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए अति पिछड़े और पिछड़ों के लिए। और अभी भी इनकी वर्तमान में सरकार है। कितने इनके विधायक है दोनों पार्टियों के मिलाकर, पिछड़े और अति पिछड़े, कितने लोगों को इन्होंने सुविधाएं और नौकरी दी है? ये सवाल भी तो बनता है ना। तो पहले इनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, उसके बाद ये केंद्र सरकार पर पता है। तो यानी आप जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं?
ये आपके सवाल का उत्तर नहीं है। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूं आपसे जी, लेकिन आप मेरी बात से सहमत नहीं है क्या जो मैंने बताई आपको? नहीं, मैं तो बिल्कुल सहमत हूं, दोनों तो तरफ से है। उनसे भी तो पूछिए। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा। ओबीसी का भला अगर होना होता तो अब तक तो हो गया होता ना, पिछड़ी जातियों का भला होना होता तो अब तक हो गया होता। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जातिगण करना का विरोध, आप एक बात देखिए, देश एक लोकतांत्रिक देश है। देश को पहले ही धर्म के हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश में बांट दिया। अब उसके बाद हिंदुत्व के अंदर भी आप जातियां ला लाकर, अगर आज मैं अपनी वैश्य जाति की बात करूं तो इसके अंदर भी 18 गोत्र हैं। अगर आप मैं ब्राह्मण की बात करूं तो उसमें भी 54 है। नहीं, हिंदुत्व में जातियां मतलब हिंदुत्व की जाति की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये वैश्य, तो आप जातिगत सम्मेलन क्यों करते हैं फिर? वैश्य और ब्राह्मण ये हिंदू में ही आते हैं चारों। सर, आप फिर जातिगत सम्मेलन क्यों करते हैं जी? बीजेपी जातिगत सम्मेलन क्यों करती है अगर आप जातियों का विरोध कर रहे हैं तो? बीजेपी ने कौन सा जातिगत सम्मेलन किया? किस भाषा में बात कर रहे हैं आप? आपके जातिगत सम्मेलन नहीं करती, वो बीजेपी नहीं करती। अच्छा। जो जातिगत, मैं बताता हूँ, जैसे जो कोई ठाकुर समाज से है या जो कोई वाल्मीकि समाज से, तो वाल्मीकि समाज अपना प्रोग्राम करता है, राजपूत अपना प्रोग्राम करता है, वैश्य अपना प्रोग्राम करता है, ब्राह्मण अपना प्रोग्राम करते हैं, पंजाबी असेंबली अपना प्रोग्राम करती है। वो उनके प्रोग्राम होते हैं, वो भाजपा के प्रोग्राम नहीं होते। भाजपा के प्रधानमंत्री, अगर मैं जाति की भाषा में बात करूं तो वो ओबीसी से आते हैं, लेकिन बात 140 करोड़ की करते हैं, वो ओबीसी की बात नहीं करते। माननीय राष्ट्रपति जी जो है वो आपके सामने है किस जाति से है, और उसके बाद वो पूरे भारत की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करती है। जातियों के अंदर बांटना मतलब देश के बंटवारा करने के समान है, मैं ऐसा मानता हूं। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना वाला मसला जो है इसके पक्ष में बीजेपी है या फिर नहीं? देखिए, अभी तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी जवाब देंगे वो इसके पक्ष में है या नहीं। मैं तो अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि जाति के अंदर बांटना नहीं चाहिए, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, देश के अंदर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जातिगत जनगणना अगर देश की मांग है तो होनी चाहिए जी। नहीं, देश की मांग तो है ही ना, इस बात को लेकर लगातार तो मांग पहले क्यों नहीं हुई, अभी क्यों अपने राज्यों में क्यों नहीं करी? ये प्रश्न तो उनपे भी उठता है। आज 2024 के इलेक्शन है और अनुसूचित और सूचित जनजातियों को बिगाड़ के उनका भ्रम पैदा करके आपने अपने अपने सरकारों में, आज इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यही मांग कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इनकी पहले नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, जितने भी अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, इनके पास 22 राज्य हैं, सबसे पहले उनको उनकी चिंता करनी चाहिए अपने राज्य की। आओ मैं आपको ये सुविधाएं देता हूं, आओ मैं आपको ये मंत्री पद देता हूं। उदाहरण के लिए लालू, एक सेकेंड और, सिर्फ एक सेकेंड और, लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार हमेशा राजनीति में रहा, अखिलेश यादव और उसका परिवार हमेशा राजनीति में रहा, शिवसेना के ठाकरे साहब वो और उनका परिवार हमेशा राजनीति में रहा, शरद पवार उनकी बेटी हमेशा राजनीति में रही। ये परिवारवाद से हटकर कब इन्होंने जातियों की बात की? कभी नहीं की। अच्छा, तो उद्धव ठाकरे परिवारवादी पार्टी है, कभी करें आपके सामने ये परिवारवादी तो और क्या है? अच्छा, आपके साथ थे तब नहीं थे, अब है? मतलब जब आपके साथ थे तब वो परिवारवादी नहीं थे, अब परिवारवादी है। खैर, भूदेव शर्मा, सुना आपने क्या कह रहे हैं पवन गोयल साहब? बिल्कुल सुना। मैं देख रहा था राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उसी से शुरू कर देते भूदेव जी। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा राहुल गांधी का ट्वीट अगर हम प्ले कर पाए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है उसका जिक्र कर देते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में जो कुछ कहा वो सुनिए। बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। सर, आपने इसमें मुस्लिम भी जोड़ दिए भूदेव भाई? नहीं, इसमें मुस्लिम नहीं लिखा, जोड़े हैं। देखिए, नहीं लिखा नहीं है लेकिन जोड़ दिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसे तो आप कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी कहते नहीं 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 नहीं, कैसे कुछ भी जोड़ दो? राहुल जी ने लिखा तो जोड़ दिया ना उन्होंने। मेरी तो सुनिए। हाँ, कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरह का हो,
अगर आप देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो बहुत पिछड़ा हुआ रहता है, बहुत पिछड़े रह गए, आज देश की आजादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है। जब देश आजाद हुआ था, जब जरूरत थी SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, जरूरत थी तो उनको दिया गया। आज अगर उसके बावजूद भी अगर किसी और को किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है, क्योंकि हम एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य में रहते हैं, यहाँ सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हर एक वर्ग का, हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी सरकार की होती है। तो जो लोग आज भी पिछड़े रह गए, आज भी अगर उनको कुछ तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उसको नहीं, ये तो चाहिए। ये तो आपको तब समझ में आया ना जब OBC ने आपको वोट देना बंद कर दिया। पहले तो राजीव गांधी इसका विरोध किया करते थे कि नहीं, अब राहुल गांधी उसी के पक्षधर है। तिलक जी, अगर आप 1947 से अगर आज 2023 की या 2023 की अगर आप तुलना करोगे तो नहीं चलेगा। 1947 अच्छा, वो तुलना नहीं करें, मतलब राजीव गांधी से तुलना ना करें। नहीं, आप तुलना करिए, मैं मना नहीं कर, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अगर भूतकाल के आधार पर वर्तमान से तुलना करोगे और भविष्य से तुलना करोगे तो ये पॉसिबल नहीं तो ये दरअसल ये मांग जो है ना, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से ये मांग हो रही है। भूदेव भाई एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट करेक्ट करके चलते हैं ना थोड़ा, फैक्ट्स। ये आप कह रहे, ये आप मुझे समझा रहे 2014 के बाद से मांग उठी है जाति जनगणना की। में ये होता था तो वो तो पॉसिबल नहीं है। भूदेव जी, आप मुझे ये समझा रहे हो कि 2014 के बाद से जातिगत जनगणना की मांग उठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जातिगत जनगणना की बात 2014 के बाद से उठी है। हाँ। मैंने ये कहा कि समय के अनुसार जरूरत होती है तो उसके अनुसार सुधार होने चाहिए। हाँ। तो सुधार अगर किसी भी चीज में होते हैं, हर चीज में सुधार होते हैं, बताइए कौन सी ऐसी जगह, कौन सी ऐसी जो चीज नहीं है जिसमें सुधार नहीं होते हो? हर चीज में सुधार होता है। कोई भी बात हो, हमारे संविधान में पवन जी ने कही एक बात मुझे समझ में आई। पवन जी ने एक बात बहुत बड़ी कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई आप लोगों को अगर अति पिछड़ी जाति और जातियों की चिंता है और जातिगत जनगणना के हित में आप थे, तो फिर अगर लालू के ही राज की बात कर ले तो 15 साल और नीतीश कुमार के राज की बात कर ले तो 18 साल, कुल मिला के होते 33 साल। तब क्या मूंगफली छीनने गए थे क्या आप लोग? नहीं तिलक जी, हाँ। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होती है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि भूतकाल के आधार पर आप वर्तमान को कंपेयर करते हैं कि पहले क्यों नहीं किया। अरे जब पहले नहीं हुआ उसको आज करने की कोशिश कर रहे हैं ना। पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम थे हम, उससे पहले मुगल आए। अगर फिर कहते कि अरे आपने अंग्रेजों को आने क्यों दिया, आपने 1947 में आजाद क्यों कराया, उससे पहले क्यों नहीं कराया? अरे हर चीज समय के अनुसार होती है। हाँ। इसमें टाइम लगता है। इस देश को विकास भी करना था। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब क्या परिस्थितियां थी? अच्छा, आज हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। आर्थिक और सामाजिक आधार पे आर्थिक और सामाजिक आधार पर क्या स्थिति है जातियों की, ये तो बताया नहीं आपने। आपकी मंशा तो साफ है ना, सामाजिक और आर्थिक लिहाज से इन जातियों की क्या स्थिति है इस सर्वे में नहीं बताया गया। नहीं, मैंने क्या कहा, पहले क्या कहा? जब पहले जातिगत जनगणना होगी उसके आधार पर ही तो पता चलेगा कि कौन। तो सर आप सामाजिक और आर्थिक आधार पर बताएंगे ना कि आखिरकार ये कहां पर खड़े हैं ये बात। आप ये कहते हो कि आज ही सारा डेटा खोल के निकाल दो और आज ही कर दो, आज ही सब कुछ कर दो, आज ही इनको, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं। परमवीर जी और धनुष जी आपके पास बहुत सी जातियां SC ST के अंदर भी आज भी पिछड़ी हुई रह गई। तो वो अगर आप तुलना नहीं करोगे, आप उसमें सुधार नहीं करोगे, आप उसके डाटा नहीं निकाल के लाओगे तो नहीं, तो डाटा आप भूदेव भाई क्यों रोका था? 2011 में तो आप ही ने करवाया ना। 2011 के बाद से आपने 2014 तक की सरकार आपकी थी, क्यों नहीं किया सार्वजनिक? नहीं, क्यों नहीं किया? किसी ने रोका था क्या आपको? जी बिल्कुल। ये बताइए, मैं हर बार मैं एक बात बोलता हूँ कि हर चीज की तुलना हम भूतकाल से नहीं कर सकते। सर जब सत्ता में थे तब कर सकते थे, तब बोलते हो कि हम भूतकाल में मत जाओ। ठीक है, ओके। हाँ, अभी अगर इंदिरा गांधी जी की बात फिर कहोगे तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के, फिर हमारी पीठ थपथपाओ। सर विषय वो नहीं है ना। एक मिनट पवन गोयल साहब, जल्दी से फिर मैं आ रहा हूँ। परमवीर जी और धनु जी आपके पास। तिलक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के भाई, इनके और इनके सहयोगी दल, इनके पास 22 राज्य हैं। उन 22 राज्यों में ये बताइए जातिगत गणना के हिसाब से ही क्या क्या सुविधाएं, कितनी उनके टिकटें, कितने विधायक जो उस श्रेणी पर बैठे हुए हैं ये इस्तीफा देकर उनको सीटें देने जा रहे हैं। आप सबसे पहले उन 22 राज्यों की चिंता कीजिए, उसमें आप सुविधाएं दीजिए, उसके बाद आप देश के ऊपर आइए। तब तो बात समझ में आता है कि आप इनके सही में हित ऐसी है। खाली एक फॉर्मूला छोड़ देने से, उस चीज का क्रेडिट लेने से ऐसा नहीं होगा। अपने अपने राज्यों की नैतिक जिम्मेदारी भी उठाएं।
जी तिलक जी। भूदेव जी जी बोलिए, एक बार क्या क्वेश्चन आपने पूछा? नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, पवन गोयल साहब कह रहे थे कुछ। खैर कोई बात नहीं, बताइए दोबारा बोलिए। वो आवाज अभी नहीं आएगी, ओके आ जाएगी बाद में। परमवीर जी किस तरह देखिए इस फैसले? जवाब देंगे, उनका जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब दिया जाएगा। एक बार पवन जी आप एक बार वापस बोलिए। नहीं, पवन जी ने कहा था कि 22 राज्य हैं, उस हिसाब से आप हिस्सेदारी बांट दीजिए, और जातियों की अगर इतनी चिंता है तो वहां पर दीजिए टिकट। क्यों आप वहां पीछे हट जाते हैं? परिवार से ही सबको टिकट बांटोगे और फिर कहोगे कि इनकी हिस्सेदारी। खैर अभी वो विषय नहीं है, एक मिनट। नहीं पवन जी, आपने कहा परिवार से टिकट बांटोगे, परिवार से कौन टिकट बांट रहा है? आपको बार बार ये बताया जाता है ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अगर एक परिवार से 4 व्यक्ति भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जनता उनको वोट देती है। भैया परिवार क्या होता है? परिवारवाद उसे कहते हैं कि अमित शाह जी का लड़का जैसा जो क्या 184 करोड़ का ब्रेड खरीद ले, बीसीसीआई का सचिव बन जाए, उसको परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद उसे नहीं कहते कि चुनाव लड़कर के बीसीसीआई राजनीति करता है, बीसीसीआई से देश चलता है क्या? पहुंचना है बीसीसीआई से भूदेव जी देश चलता है क्या? कैसी बातें करते हैं बच्चों वाले? लेकिन अगर आप किसी बीसीसीआई से देश नहीं चलता। परिवारवाद होता है। 130 साल तक अपना कांग्रेस का 130 साल तक एक ही अध्यक्ष रहा है। यदि आपको प्रेशर आ गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नाम के लिए बना दिया। रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के हाथ में ही है। अरे भाई आप देखोगे तो पीछे पीछे ही चलते हैं। 130 साल तक आप अपना अध्यक्ष नहीं बदल पाए थे। चुनाव लड़के बने अमित शाह जी का दिखावे के चुनाव है, सबको पता है रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। उनको पीछे रखा जाता है और राहुल गांधी जी को आगे रखा जाता है। मल्लिकार्जुन अब पीछे ही रहते हैं, आगे राहुल गांधी जी रहते हैं। उनकी कंपनी का रिमोट कंट्रोल जैसे मनमोहन सिंह साहब भी पीछे ही रहते थे, सोनिया गांधी जी आगे रहते थे, वैसे ही वही हाल मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये देश देख रहा है किस तरीके से गांधी परिवार की हुकूमत थी, है और रहेगी। एक मिनट भूदेव जी, एक मिनट प्लीज भूदेव जी, एक मिनट आराम से पानी पीजिए, एक मिनट। हर बात में परिवारवाद नहीं लाया जाता। अच्छा परिवारवाद मत लाओ भाई। अब एक मिनट, बार पवन गोयल साहब, एक मिनट में बोल देता हूँ, एक मिनट भूदेव भाई, एक मिनट में बोल देता हूँ। पवन गोयल साहब बार इनकी दुखती रथ पे हाथ मत रखो, बस प्लीज। बोल दिया मैंने भूदेव भाई, एक मिनट। हाँ परमवीर जी, ये जितनी मेरी राजनीतिक समझ है उस हिसाब से अब मुझे जो समझ में आ रहा है, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना, और अब ये लड़ाई जहां पर रुकेगी, जो मेरी समझ है, आरक्षण के मसले पर। क्या मैं गलत हूं? तिलक जी बिल्कुल आपका अनुमान 100% सही है। ये देश को वापस 90 का दौर जो था, आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, मुझे लगता है कि एक नई नींव रखी जा रही है भारत के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए। हाँ। देखिए आंकड़ा जो आया है, ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि पहाड़ के अंदर से खोद के लाए हैं। ये अनुमान गवर्नमेंट के पास ना पहले से होता है। हाँ। अगर आप 1931 का कंसेंसस देखें, उसके अनुपात में ही जितनी आबादी देश की कुल बढ़ी है, हर जाति की आबादी उतनी ही बढ़ाएंगे तो ये आंकड़े लगभग वहीं पर आएंगे। जैसे आपने भी चलाया था, मैं देख रहा था कि 15% फलानी जाति, 16% वो जाति, ये जाति। हाँ। तो ये कोई नई बात नहीं थी कि जो जनता को मालूम ना। तो फिर जारी क्यों नहीं करते थे? जारी तिलक जी कर रखे थे, लेकिन ये देखिए अंग्रेजों ने भी कास्ट सेंसस क्यों निकाला था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का कितना होता था कास्ट सेंसस। अब आपने देखा, देखिए ये बात चर्चा का विषय नहीं है, आपने लिख दिया 17% मुस्लिम, 0.01% सिख करके, और हिंदू को क्या नाम है, आपने पूरी जातियों में बांट के रख दिया। वहां पर उधर आपने बांट दिया। आपने मुझे कोई बात ब्लंटली कहनी चाहिए, जो बात है ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का तरीका होता है। आपने ओबीसी को दिखाया कि ओबीसी इतना है, आपने अच्छी बात बोली थी, आपने कहा कि पिछड़े अति पिछड़े, लेकिन उनका सामाजिक क्रेडिट, उनका क्या, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसका डाटा नहीं दिखा रहे हैं, जबकि डाटा पता होता है। जैसे यादव की बात आती है, देश की पॉलिटिक्स के ऊपर यादवों का पूरा अधिकार हक है। आप अपना लगातार चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कहीं से विधायक कितने आ रहे हैं, कितने एमपी आ रहे हैं, तो वो डाटा तो आप शेयर नहीं कर रहे, लेकिन जनता को पता है। ये कुछ नहीं है, ये वैमनस्य पैदा करने की राजनीति है। तो इससे दबाव नहीं पड़ेगा केंद्र सरकार पर? केंद्र सरकार पे दबाव करवाइए, 100% दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर। दोबारा से अपना उनको भी कैलिब्रेट करना पड़ेगा अपना, कि किसको टिकट कैसे बांटे जाने हैं। ये टिकट, ये जैसे भारतीय जनता पार्टी ने गुगली फेंकी थी महिला आरक्षण से, हाँ। तो नीतीश जी भी पुराने मंजेवे खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी रोक के रखा हुआ था। ये 2 अक्टूबर का दिन चुनावी आज के लिए गया था। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, देश के लिए जातिगत ये जो लाए हैं, ये वैमनस्य पैदा करेगा। मुझे 90 का दौर अब भी याद है, जब स्टूडेंट्स अपने ऊपर तेल डाल के जल जाया करते थे। 1.5 महीना मेरे स्कूल की छुट्टी रही थी, मैं 9वीं क्लास में था तब, तो बहुत दिन तक देश जला था। तो वो कोई भगवान ना करे वो दिन वापस आए, लेकिन हासिल कुछ तब भी कुछ नहीं हुआ था और आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, वो विषय तो कुछ और था ना, मसला यहाँ कहानी कुछ और आ रही है।
सियासी लिहाज से आप इस बात को तो मानते हैं ना कि असर पड़ेगा इसका? जी हाँ तिलक जी, असर पड़ेगा। ठीक, डॉक्टर धनोज, आप तो खुद बिहार से आते हैं। बिल्कुल, बिहारी बाबू हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक, जैसे भूदेव शर्मा कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया केंद्र सरकार को। और कोई है सवाल आपका? नहीं, बिल्कुल धनोज जी, प्लीज कंटिन्यू। सबसे पहले मैं आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की आपके चैनल और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल। तो 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। मुझे अपना पुराना एक शेर याद आ गया। हाँ। खुदा जाने मेरे बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, पूछने वाले सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। कश्ती के डूबने का गम नहीं, कश्ती के डूबने का लोग सबब पूछते हैं। देखिए, आज 2 अक्टूबर का दिन बहुत अनोखा दिन है, क्योंकि एक मैसेज पूरे इंडिया के अंदर सत्य अहिंसा की है, यानी कोई टूट फूट की नहीं, सत्य अहिंसा की। और ऐसे में बिहार राज्य सरकार ने अपने आयुक्त के द्वारा सेंसस को उजागर किया, उसको थोड़े से समझने की जरूरत है। और आपको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि इंडिया वॉइस को बिहार में बहुत सारे लोग देखते हैं और हो सकता है अभी मुख्यमंत्री जी भी देख रहे। 2-3 राजनीतिक बात है। बिहार में पहले हल्ला था कि यादव वोट ज्यादा है, मुस्लिम वोट ज्यादा है। पहली बात तो वो हवा खिसक गई, क्योंकि वो 20% बोलते थे, निकला क्या? एक कहावत है, खुदा पहाड़ निकला चुईया, 14%। ठीक है। और मुस्लिम का कितना? 19% दिखा रहा है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो यहाँ हार नीतीश की हुई, लालू की हुई, यहाँ हार किसी और की नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग शुरू से वर्चस्व बढ़ाए हुए था कि यादव मुस्लिम यहाँ के भगवान है। आज पता चला कि यादव मुस्लिम की औकात क्या है। आज औकात उसकी इतनी सी रह गई है, और उसकी खामियाजा नीतीश और लालू को भुगतना है और हमारे भूदेव जी को भुगतना है, क्योंकि इनके पार्टी औकात शब्द इस्तेमाल मत करिए, मेरा ऑब्जेक्शन। चलिए ठीक है, हाँ। चलिए उसको हम खारिज करते हैं। उनको धूल चटाया जाएगा इस बात को लेके, क्योंकि वो MY समीकरण जो कहते थे कि मेरा सारा मिला के 34% है, वो निकला उनका। नहीं तो डॉक्टर धनोज एक बात बताओ ना, 33% जब महिला आरक्षण का जिक्र हुआ, एक मिनट तब ताली बज रही थी, मगर अब जब बात आरक्षण की हो रही है तो ये असर नहीं डालेगा देश की सियासत पर? मैं आ तो रहा, मुझे बोलने तो दीजिए। लास्ट में मैं आधे घंटे इंतजार किया, तो कम से कम 1-2 मिनट तो टाइम दीजिए। नहीं तो मैं बहस नहीं करता ना, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ बात नहीं। हाँ, दलित का दिया 19% और हिंदू को जोड़ दिया 91, उसमें डिवाइड करके दिखा दिया, और बहुत सारे जाति को टुकड़े में बांट दिया। हाँ। आपको पता है अभी इसको अदालत से सामना करना पड़ेगा और नीतीश जी को दिखाना पड़ेगा मेन डेटा जो कि सॉफ्टवेयर पर दर्ज हुआ है। आप कैसे दलित को 19% दिखा रहे हो, और कैसे आप अति पिछड़ा में जिसको लाए हो दलित में, उसको मेंशन कहाँ किए हुआ? एनेक्सर 1, एनेक्सर 2। तो उनको जो आप लाए तो उनको भी तो आप आगे बढ़ाओगे, उसको जोड़ के दिखाओगे। यानी तो आप कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं? बिल्कुल भ्रम ही है। ऐसा ही है, इसको अदालत से सामना करना पड़ेगा। शर्मा, इसको अदालत से सामना करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे जाति के लोग अदालत से सामना कर रहे हैं, आप लोग भ्रम ज्यादा फैला रहे हैं। अब तिलक जी, मैं पवन जी की भी बात सुन रहा था और भी सुनी, धनुष जी की भी बात सुनी। भ्रम फैलाने का काम आज देश में कौन कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। देश को चाहे धर्म के आधार पे हो, जातियों के आधार पे हो, अगर बांटने का काम कर रहा है तो कौन कर रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये कहना और इस तरह से ये केवल और केवल मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हकीकत में जो जरूरत है वर्तमान परिस्थितियों, अगर इस देश को, मैं एक ही बात कहता हूँ तिलक जी, अगर इस देश को नहीं तो महादलित को जो लाया उसको इंक्लूड करके दिखाना चाहिए दलितों में। धनुष जी, महादलित में सुनिए, महादलित में जितने जाति को नीतीश जी ने लाए उनको ऐड करके दिखाना चाहिए दलितों में, SC में। अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं? को विश्वगुरु बनाना है तो हर अलग अलग क्यों दिखा रहे हैं? नीतीश जी का तो सवाल है मेरा।
इनको के भारतीय महादलितों को जब दलित में लाया, एसटी में लाया, गुजरात हो, उनको दिल्ली डिवाइड हो, करके क्यों जहाँ परतों से ढककर के लोगों को छुपाया जाता है, करना पड़ेगा। कांग्रेस के पास कोई जवाब है क्या? जरूरी है उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, डिवाइड करके क्यों दिखा रहे? जब महादलित को लाया, करना पड़ेगा। कई जातियों को महादलित में लाया, भी नहीं तो उसका विकास उनको दलित में इंक्लूड करके क्यों नहीं दिखा रहे? सेंसस में उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? उस हिसाब से 36% होता है, ओवर 19 दिखा रहे हैं, क्यों? मेरा ऑब्जेक्शन है। नहीं, महादलित की इतनी जातियों को एक साथ क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपके महानुभाव नीतीश जी महादलित को लाए थे, 56 जाति को, उनको एक साथ क्यों नहीं दिखा रहे जनाब? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं बताइए कि मोदी जी तो हर जनसभा में ओबीसी से मोदी जी संसद में करवाए, नीतीश जी करवाए, दी गई, अरे संसद किसने करवाए? कौन करता था? फैलाने का काम कौन करता था? आप ये बताइए। भ्रम फैलाने का काम आप कर रहे हैं, नीतीश जी करवाए ना। रोजाना जवाब देना है। नीतीश जी हाईकोर्ट में भी झूठ बोले, हम सेंसस नहीं करवाए। अरे आपने तो राहुल जी की सदस्यता ही रद्द करवा दी थी ओबीसी को गाली देने पे। आप तो इतना उपयोग करते थे जातिगत जनगणना का, इसका मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी को गाली दे रहे हैं, एससी एसटी को गाली दे रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट का पार्टी का था, वही पार्टी का था। नहीं, एक मिनट धनोज जी से बीजेपी वाले सवाल क्यों पूछ रहे हो? एक मिनट भूदेव जी बताइए, बीजेपी के क्या आपत्ति है? प्रवक्ता के तौर पर दलित की बात कर रहे हैं। अरे भाई महादलित का कहाँ ऊपर वक्ता है, वो आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। परमवीर जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद पवन जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए परमवीर जी, क्या कह रहे हैं? महादलितों के 56 जाति इंक्लूड किया और सेंसस में अलग अलग दिखा रहे हैं। आप आगे ना धनोज जी, 1 मिनट आपकी बात आ गई, 1 मिनट परमवीर जी जल्दी से। तिलक जी, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की है, अभी चल रहा था 17% दिखाया गया। इस मुस्लिम पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी सताए हुए हैं, अगर जैसे बात करती हैं पार्टियां सताए हुए हैं, तो आपने वहां पे दिखाया नहीं पसमंदा मुस्लिम कितने हैं, अशरफ मुस्लिम कितने हैं, तो उनके अंदर भी है ना सैयद कितने हैं, वहां की जाति आपने दिखाई नहीं कि आप उनका विकास नहीं करना चाहते। अगर बात करी जाए तो इक्वालिटी की बात करी जाए, सबके बात की जाए, तो आपने 17% मुस्लिम छोड़ के उसके अंदर नहीं आपने देखा तमाम जातियां हैं, आपको गणना उनकी भी करनी चाहिए थी। तो ये राजनीति से प्रेरित है सारी की सारी बात, जो बॉटम लाइन देखकर आती है, समझ में आती है बात से। आपने क्रिश्चियंस की आबादी दिखा दी बिहार में कितने परसेंट में, आपने नहीं बताया उसमें सीरियन क्रिश्चियन कितने हैं, रोमन कैथोलिक कितने हैं, आपको बताना चाहिए था। वहां भी तमाम तरीके के पिछड़ापन तो वहां पर भी है, वहां पर क्या हुआ फिर? ठीक, लेकिन एक बात तो है, देश की सियासत पर इसका असर क्यों पड़ेगा, इतिहास गवाह है। पवन गोयल साहब, 2011 में जब जनगणना के आंकड़ों का जिक्र, भूदेव भाई भले ही बोले कि ना वो मत उठाओ, वो भूल जाओ उस बात को, जो मनमोहन सरकार में हुआ कैसे भूल जाए, पैसा तो खर्च हुआ ना देश का, ये टैक्स का पैसा कहां से आता है? जब मनमोहन सिंह जी कहते थे कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, वो बात तो बिल्कुल सच कहते थे, पैसा हमारा। जब जनगणना हुई तो जारी क्यों नहीं किया आपने? पवन गोयल साहब, यही सवाल थोड़ा सा हटके आपसे है। गोपीनाथ मुंडे नाम तो सुना होगा जी। 1 मिनट डॉक्टर धनोज, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं डॉक्टर धनोज? नीतीश सरकार पे 25-2500 रुपया जनगणना कर्मचारी के 25-2500 रुपया बकाया है। हाँ 1 मिनट, वो क्यों नहीं दिए? अभी वो विषय, 1 मिनट, वो विषय नहीं है, 1 मिनट मैं ये कह रहा हूं, कैसे नहीं विषय है डॉक्टर धनोज 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। पवन गोयल साहब, जब जातिगत जनगणना और जनगणना के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आप महिला आरक्षण को लागू भी करना चाह रहे हैं, सवाल उसी से लिंक है, समझिएगा इस बात को। परिसीमन कब होगा, कब जनगणना होगी, वो अभी छोड़ दीजिए, वो एक लंबा प्रोसीजर है, जैसे आप लोग खुद बताते हैं, ये मैं नहीं, आप ही के नेता बता रहे हैं, वक्त लगेगा। तो 2011 के आंकड़े जारी कर दो, दिक्कत क्या उसमें, उसी आधार पर आरक्षण दे दो। गलत तो नहीं कहा गोयल साहब? बिल्कुल गलत कहा आपने, समझाइए सर। ठीक, हाँ। आरक्षण में आज क्या है, जनरल कैटेगरी वाले अगर देखा जाए तो आरक्षण से खुश नहीं है। अगर मैं यूपीएससी के एग्जाम की बात करूं, नहीं, मैं महिला आरक्षण की बात कर रहा हूं, फिर उसी से लिंक हो रहा है ना यहाँ पे मामला। आप फिर उसको पूरा बोलिए, महिला आरक्षण। हाँ, तो महिला आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ ना, आंकड़े तो है ही ना, 2011 के आंकड़े तो है ही, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना इसमें? ठीक कह रहे हो आप। हाँ, तो 2011 के आंकड़ों के आधार पर सार्वजनिक कर दीजिए, बात ही खत्म। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर 33% आरक्षण महिलाओं की बात की है, पहले कितना आरक्षण था और आज कितना आरक्षण है, देश के लिए तो ये खुशी का माहौल है, या देश को तो खुश होने की बात है, गर्व की बात है कि महिलाओं को संसद में इतना सम्मान मिलेगा।
लेकिन ये उसमें भी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, बहुत टाइम लगेगा, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। मेरा सवाल ये था गोयल साहब, 2011 के जनगणना के आंकड़े पड़े हुए हैं, क्यों नहीं सार्वजनिक करते हो? उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। महिला आरक्षण पे तो उत्तर ले लो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इतने सालों तक सरकार रही, 15% से ऊपर नहीं पहुंच पाई महिला के लिए। हाँ 33% हो गए तो गर्व की बात है, उसमें कमियां निकाल रहे हैं। अब 2011 की बात करते हैं। 2011 के आंकड़े अगर सरकार सामने नहीं रख रही है तो कोई ना कोई नैतिक उसका नियम होगा। ये इसके बारे में मेरे पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के आला अधिकारियों को देखना है, बड़े नेताओं को देखना है, सार्वजनिक करना है या नहीं करना है। दूसरा, मेरे पास अभी इससे पहले की गोपीनाथ मुंडे जी, आप देखिए, बुरा मत मानिएगा गोयल साहब, गोपीनाथ मुंडे जी बड़े नेता थे ना पिछड़ों? बिल्कुल बड़े नेता थे, है ना? तो फिर वो भी अगर जातिगत जनगणना की मांग करते थे, गलत करते थे? अब आप इसका जवाब ले लीजिए। एक इंसान का बड़ा नेता होना पार्टी से बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी भारत से छोटी है, भारत से बड़ी नहीं है। अच्छा। जब भी कोई नियम या कानून लाया जाता है तो एक कमेटी बनाई जाती है, उसके अंदर सबकी हाँ होती है, तभी वो नियम पास होता है। भारती जो महिला आरक्षण में पिछड़ों की बात कर रही है वो भी गलत कर रही है? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अच्छा, ये भी उनका एक व्यक्तिगत निर्णय है, ये पार्टी का निर्णय नहीं है। गोपीनाथ मुंडे जी का भी व्यक्तिगत है और उनका भी व्यक्तिगत है। आप एक बात देखिए, व्यक्तिगत के हिसाब से जो साक्षी महाराज कोई कमेंट करती हैं वो कहा जाता है कि भाई उनका है। तो ये बातें तो सभी पार्टियों पर लागू होती है। जब पार्टी का कोई कैंडिडेट या कोई लीडर कोई बात कहता है तो पार्टी कहती है ना कि ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय। अब तो ये नैरेटिव सेट हो गया ना, नीतीश कुमार तो खुले तौर पर कहेंगे देखिए हमने कर दिया। अब एक चीज और समझिए तिलक जी, ये जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, या भी मध्य प्रदेश से भी आवाज उठ के आ रही है कि हम जातिगत गणना कराएंगे। तो इसका मतलब तो 2024 के इलेक्शनों को लेकर है, ठीक? तो आप ये देखिए कि 2024 के इलेक्शन के लिए ये खुद ही फंस जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कैसे। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था कि आप देखिए, जितना ये SC ST और निचले दलित समाज की चिंता कर रहे हैं, उसी हिसाब से इनको टिकटें बांटनी पड़ेगी। अगर ये नहीं बांटेंगे, वही परिवारवाद रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी है जो जिस तरह का भी विपक्ष होगा, इंडिया अलायंस के अलावा दूसरा अलायंस होगा, वो इस बात को उठाएगा कि आपने इस तरीके से, अब आपकी चर्चाएं कहाँ गई? तो 2024 के इलेक्शन में अब इस तरह के मुद्दे के हिसाब से फिर परमवीर जी और धनुष जी आपके पास है। वो ये कह रहे हैं कि अपनी गोलबंदी में खुद फंसेंगे। भूदेव जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ गई आवाज की बात। मैं कह रहा हूँ तिलक जी, आज भारतीय जनता पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हो या जो भी है, ये पूरी तरह डरे हुए हैं। इनको अब कुछ सूझ नहीं रहा है, क्योंकि जो विपक्ष था, चाहे उसमें जो भी पार्टियां थी, उन्होंने वो जो कह रहे थे उसको करने का काम उन्होंने शुरू कर दिया और वो करेंगे, क्योंकि इस देश को विश्वगुरु बनाना है। और आज समय की जरूरत है, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो या फिर जो लोग अभी 70 साल बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केवल देश को बांटने का काम करती थी, अब इनकी राजनीति खत्म होने वाली है। क्योंकि जिन मुद्दों पे ये चलते थे कि पहले हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटो, फिर जाति के आधार पर बांटो, क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति पढ़ लिख जाता था, डेवलप हो जाता था, की सियासत नहीं करते, वो इनकी बातों में नहीं आता था। तो इनको ये कैसे जातियों की सियासत आप नहीं करते? ओके पवन जी, जल्दी से फिर उसके बाद परमवीर जी, आरंभ जी। आप ये देखिए, धर्म और जाति के नाम की बात कर रहे हैं, ये जातिवाद की आवाज कौन उठा रहा है? मुस्लिम धर्म के हिसाब से किसने 2 देश बांटे थे? जो पोलियो का टीका नहीं लगाया वो विकास की बात करेंगे। 65 साल इनके हाथ में देश रहा, कर्जा ही कर्जा करा दिया, और वो कर्जा जनता को नहीं। पोलियो का है कि नहीं? खोल के देखिए, आप क्या पोलियो का टीका लगाया कि नहीं? 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2 साल के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन। आप इतने सालों में पोलियो खत्म नहीं कर पाए। 220 करोड़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और उसके बाद वैक्सीन को पूरे देश में इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। आप देश में खत्म नहीं कर पाए। आप देखिए, देश में एम्स नहीं बना पाए, देश में सड़कें नहीं बना पाए, देश में शौचालय नहीं बना पाए, देश में बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए, देश में राफेल नहीं ला पाए, देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाए। आपने सिर्फ क्या किया? तो खत्म नहीं कर पाए आप, ये खत्म नहीं कर पाए आप। आपको कितने साल लगे? और 2 साल में 220 करोड़ वैक्सीन। आज तक 2 साल में 220 करोड़ वैक्सीन। एक मिनट, ये गंभीर मुद्दा। एक मिनट भूदेव भाई, अच्छा हो गया ना, 1 मिनट। वो ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ वहां पर एक चवन्नी का निशान होगा, वो उसी की देन है, वो कह रहे हैं। ओके, बात हो गई आपकी। अब 1 मिनट मुद्दे पे आइए। मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर धनोज और परमवीर जी आ रहा हूं, ये मसला वही है ना, एक तरफ वीपी सिंह का दौर, कर्पूरी ठाकुर का दौर, और अब नीतीश कुमार। एक नैरेटिव तो सेट हो रहा है ना
मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हाँ। नीतीश जी के माइंड में चल रही है, एक वर्ड आपने कहा और मैं एक वर्ड बोला था उस पीरियड में। देखिए क्या होता, नीतीश जी का वाहवाही होता, जितने भी वर्कर थे, मैं कर्मी की बात कर रहा हूँ, जनगणना कर रहे थे, उनको 10,000 2 किस्तों में देना था। बिहार के वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं, उसको पैसा दिया नहीं। और उससे पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया सेंसस को, पहले पैसा दे देते कि जिसने वर्क किया धूप में, छांव में, बारिश में, वो लोगों को कम से कम क्लियर तो करते थे 10,000 रुपया। और क्लियर करके आप कहते कि अब मैं सेंसस को उजागर कर रहा हूं। तो मनसा मैंने क्या कहा, एक पत्रकार होने के नाते मैंने इसीलिए ऑब्जेक्ट किया कि नीतीश जी का मनसा जो है ना, वो जनता के प्रति नहीं है, वो खुद की वाहवाही के प्रति है। अगर जनता के प्रति होती तो वो जो कर्मी थे, मान लीजिए जो सेंसस कर्मी थे, नैरेटिव की बात की। मैं नैरेटिव पे भी आता हूँ, 2 सेकंड तो दीजिए। वो नैरेटिव सेट तो किया है, इसीलिए तो मुस्लिम को एक जगह दिखा रहा है 19%, दलित को टुकड़े टुकड़े करके दिखा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि दलित अब जग चुका। आप बात को घुमा रहे जलेबी की तरह। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि योजना परियोजना उसी हिसाब से, नीतीश जी के लिए यही तो चैलेंज हो गया। हाँ। अब वो 20% कहां से दे पाएगा, पहले वो 6% दे रहा था, ये वो सेट किया है अपनी वाहवाही लेने के लिए। लेकिन मेरी जो आपत्ति है, एक बिहार का होने के नाते, अच्छा ये वाहवाही है, अगर महिला आरक्षण की बात होती है उसमें वाहवाही नहीं, वो भी वाहवाही है। हाँ। अगर प्रधानमंत्री का सीट रिजर्व में दे देते, राष्ट्रपति का देते, मुख्यमंत्री का दे देते, तो मैं मानता हूं। मैं तो बीजेपी कांग्रेस को कहता हूं, आप आपत्ति कर देते हैं, मैं तो ललकारता दोनों को। भूदेव जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? प्रधानमंत्री को भी कर दो आरक्षण में, और पूरे देश के मुख्यमंत्री पद कर दो आरक्षित। फिर पूछिए क्या ये लोग लाएंगे आरक्षण? पूछिए, मैं तो कह रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि प्रधानमंत्री का सीट मुस्कुरा क्यों रहे आप? बिहार के मुख्यमंत्री, पूरे देश के स्टेट के मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए आरक्षण में। बोलिए, कहिए दोनों मित्र को, देखिए दही जम जाएंगे जुबान में दोनों को। नहीं भूदेव जी जवाब दे रहे हैं, दही नहीं जमा, जम जाएंगे दोनों को दही। मैं तो कहता हूँ कि ये तनुज जी को ये पूछिए कि आज महिला आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या देश को? अरे मैंने तो कहा जरूरत है, मैं तो कह रहा हूँ, तो क्या उनको कहा भूदेव जी माय डियर फ्रेंड, मैं तो कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो आपको अपने विचार प्रधानमंत्री हो जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि आप इससे खुश हैं? आप इससे खुश हैं? तो उस गरीब महिला कांग्रेस पार्टी लेके आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सदन में विरोध किया था, आपके नेताओं ने जाती है। वो अगर देश का प्रधानमंत्री बने तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि नीतीश कुमार के जगह बिहार की कोई एक महिला है, राबड़ी देवी की तरह, इसी तरह कोई घास काटने वाली, मजदूर काम करने वाली, चाहिए वो आपको परेशानी तो इसी बात से है। परेशानी तो आपको है, मुझे क्यों है? मैं तो गरीबों के लिए लिखता हूँ, मेरे गरीबों के लिए, आज आपके बराबर में बैठ के कोई बात करता है के लिए। क्या इन सबों से शोषित वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता है? हो रहा है क्या? आप उन लोगों को ऊपर पूछ रहा देखना नहीं चाहते क्या? हो? दलित जो है आपके तरह पनीर खाएंगे, आपकी तरह मटन खाएंगे, एक मिनट भूदेव जी, एक मिनट प्लीज, परमवीर जी एक मिनट। एक आकलन एक ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आंकड़ा ये बताता है कि ओबीसी वोट की जहां बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी, 2009 में बीजेपी को 22% वोट मिला ओबीसी का, ठीक, और 2009 में ही कांग्रेस को 24% ओबीसी का वोट मिला, यानी कि 2% ज्यादा। इस आंकड़े को बड़ा गहराई से समझिएगा परमवीर जी। जब 2009 में बीजेपी को 22% और कांग्रेस को 24% वोट मिलते हैं ओबीसी के, अब ठीक 2014 का मैं जिक्र कर दूं तो 2014 में यह आंकड़ा हो जाता है बीजेपी का 34%, यानी कि 22 वाला आंकड़ा पहुंच गया 34%, यानी कि 12% बीजेपी को ओबीसी वोटरों ने ज्यादा वोट किया 2014 में, और जबकि कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच गया जो 24% था वो महज 15%, यानी कि 9% कम। इसके बाद एक आंकड़ा आता है 2019 का, जहां बीजेपी को 34% वोट 2014 में मिले थे, वो आंकड़ा पहुंच गया 44%, और कांग्रेस को आंकड़ा वही रहा 15% का।
यहां मसला तो ओबीसी वोटरों का ही है परमवीर जी, कि नहीं? जी हाँ तिलक जी, ये बात वहीं पर रिवॉल्व कर रही है। देखिए नीतीश जी जो लेकर आए हैं, नीतीश जी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है और इस मास्टर स्ट्रोक का असर केवल बीजेपी पर नहीं आएगा, ये इंडिया गठबंधन के बाकी जगहों पर भी ज्यादा आएगा। हाँ। अभी आप देखिए 90s का दौर या 80s में पीछे जाते हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, सोशलिस्ट मूवमेंट जो खड़े हुए वो कांग्रेस का वोट काट कर ही तो खड़े हुए थे। जो कांग्रेस का वोट था वो सोशलिस्ट मूवमेंट में आया, भले ही मुलायम सिंह यादव जी हो या लालू यादव जी वहां पर हो, नीतीश कुमार खुद वहां पर हो। तो ये जो समस्या, ये वोट खींचा जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी से ही लिया जाएगा, बीजेपी से वोट नहीं लिया जाएगा। तो इसमें फंसने वाले ये मास्टर स्ट्रोक है, मेरा बार बार मैं कहता हूँ, लेकिन केवल बीजेपी के लिए नहीं है, इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों के लिए भी है ये मास्टर स्ट्रोक, कि उनको भी जवाब देना पड़ेगा। नीतीश जी का धुलमुल रवैया चल रहा था, अभी आने के बाद ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने डाला। नीतीश जी को अपने पुत्र को नहीं, उनका बेटा नहीं है, उनके खानदान से कोई व्यक्ति भी उसमें नहीं है। ये समस्या वहां पर होगी जो रातों रात कौल ब्राह्मण बन रहे थे, जो लोग घूम रहे थे, मंदिर जा रहे थे, कौल ब्राह्मण थे, वहां पर समस्या ज्यादा विकट आएगी। फिर दूसरी समस्या आती है कि जहां पर आपको ये सवाल तो वाजिब है ना परमवीर जी जो बात कह रहे हैं भूदेव जी, यहाँ मसला वही है ना कि भाई आज आप कह रहे हो कि हमें जातियों की चिंता है, आज राहुल गांधी आंकड़े बता रहे हैं इतने ओबीसी हैं, इतने अधिकारी हैं, इतना बजट है। जब 2011 का जिक्र किया जा रहा था तो नीतीश और अगर हम बात करें लालू और मुलायम सिंह यादव की, ये तो भागीदार थे ना आपके। नीतीश कुमार को अगर हम छोड़ भी दें तो मुलायम और इसके साथ साथ लालू, ये दो बड़े चेहरे जो पिछड़ों की राजनीति के मसीहा हैं, इन्होंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि सार्वजनिक करिए रिपोर्ट। नहीं तिलक जी, बार बार एक ही सवाल उठता है, समय के अनुसार हर चीज की जरूरत होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा देती इस पे, वो भी तो उठा सकते थे, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाने, तो सवाल उठाना चाहिए था इनको। जब आप सरकार में तो सार्वजनिक कर दो। देश के लोगों की आज है, मैं वही कह रहा हूँ तिलक जी, अपने समय में पोलियो का टीका नहीं लगा पाए, अपने समय में सड़कें नहीं बना पाए, अपने समय में मेडिकल कॉलेज नहीं बना पाए, अपने समय में शौचालय नहीं बना पाए, अपने समय में घर नहीं बना पाए, अपने समय में बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए, अपने समय में आईटी कॉलेज नहीं बना पाए, अपने समय में एम्स नहीं बना पाए, अपने समय में एक्सप्रेस वे नहीं बना पाए, अपने समय में देश की अर्थव्यवस्था सुधार पाए। और इनको मोदी के राज में सारा चाहिए। 65 साल देश को सिर्फ लूटते ही रहे। चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो रॉबर्ट वाड्रा जी पे कोई आरोप है, उन पे कोई है, उन पे कोई है। भ्रष्टाचार की जननी रही कांग्रेस, और आज जातिगण के हिसाब से लोगों को बंटवारे की बात कर रही है। अपने समय में कभी चिंता नहीं आई। मैं तो कह रहा हूँ, अगर इतनी चिंता है तो इंडिया गठबंधन के पास 22 राज्य हैं, कितनी आपने उनकी सुविधाएं दे दी। तो आप यहाँ चैनल पे बैठकर आप तिलक जी भूदेव जी से ले लीजिए, भूदेव जी से ले लीजिए कि ये 22 राज्यों में उनको क्या सुविधा है, क्या हक देना चाह रहे हैं राज्य की सरकार के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी। एक मिनट ओके भूदेव जी, एक मिनट प्लीज। पवन गोयल जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और एक तरफ जातिगत जनगणना के आंकड़े, मध्य प्रदेश की सियासत में ये आंकड़े असर डालेंगे कि नहीं? देखिए, ये आंकड़े जब भी आप जातिवाद को बढ़ावा देंगे, तिलक जी एक चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं मैं, जब भी आप जातिवाद को बढ़ावा देंगे, जिस भी जाति को बेनिफिट दिखेगा उससे जो उसका फेवर कर रहा होगा उस पार्टी को डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन तब जब उस जाति के कैंडिडेट भी हो, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, ये पेच इनके लिए फंसेगा, ये बोल तो रहे हैं। अच्छा, एमपी में इतनी टेंशन क्यों है? एमपी में टेंशन है, किसने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार? वन साइड सरकार आएगी, आप देखिएगा। इसी डिबेट पे आप और मैं बैठेंगे और फिर मैं आपसे कहूंगा तिलक जी देखो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं, बीजेपी के शिवराज जी बनेंगे ना मुख्यमंत्री। शिवराज जी को टिकट मिल रहा है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइडेड नहीं है। एक मिनट प्लीज। पवन गोयल आपके बीच में बोल रहे थे, एक मिनट रुकिए ना। क्या कह रहे हैं शिवराज जी? चेहरा अभी क्लियर नहीं है जी, चेहरा अभी फाइनल नहीं है मध्य प्रदेश। लेकिन शिवराज जी तो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, बहुत याद आऊंगा। क्या कह रहे हैं शिवराज जी? कहाँ जा रहे हैं? सुनाऊं सर? जी बताइए, कहाँ जा रहे हैं बताइए तो। एक मिनट प्लीज शिवराज जी का बयान प्ले करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बयान है और बहुत वायरल हो रहा है। क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, प्लीज जरा प्ले करिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे
हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज, बताओ कभी पवन गोयल साहब जी कह रहे हैं ऐसा भैया मिला, जब चला जाऊंगा ना बहुत याद आऊंगा। जी, इमोशनल टच है जी, अच्छी बात है कि मुझे याद रखिएगा, जाने मत दीजिएगा, अच्छी बात है। तो मैसेज है पॉजिटिव, आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं तिलक जी? नहीं, मैं नेगेटिव नहीं ले रहा, वो इतना इमोशनल क्यों सुनवाया फिर ये बयान? आपने इसको पॉजिटिव क्यों नहीं बताया? नहीं, तो मैं तो पॉजिटिव कह रहा हूं सर, मैं आप पॉजिटिव देख रहे हैं, मैं भी पॉजिटिव देख, गुस्सा मत होइए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। नहीं हो रहा। नहीं गोयल साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या जरूरत, इतने इमोशन क्यों हो रहे हैं? इमोशनल होने की क्या जरूरत है भाई? देश की स्टेट की, मध्य प्रदेश की जनता से उनका प्यार है, भावुक होना अच्छी बात है। तो वो कह रहे मैं याद आऊंगा, चला जाऊंगा, तो कहीं जा रहे हो तो याद आऊंगा, तो मुझे जाने मत देना, मुझे वन साइड नहीं जाना। नहीं, कांग्रेस को बिग जीरो देना है। आप ही कह रहे हो ना, एक बार फिर से शिवराज सरकार। बिल्कुल, शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ तो उनके नेतृत्व में तो सरकार जीतेगी। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, एक बार फिर से शिवराज सरकार। एक सेकंड तिलक जी, एक सेकंड प्लीज। शिवराज सिंह जी का मुख्यमंत्री होना या ना होना ये तो आला अधिकारी तय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी का था, वो भी तो वहीं के नागरिक हैं। हाँ। अगर वो ये कहेंगे कि शिवराज सिंह की सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो बड़े सौभाग्य की बात है, इसमें गलत क्या है? नहीं, इसको आप नेगेटिव ना ले, चेहरा तो शिवराज जी है ना। बिल्कुल चेहरा शिवराज जी क्यों नहीं है चेहरा? तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। ये देखिए, अगर आप कमेटी में, तो मैं जानता नहीं आपको, और अगर आपकी कमेटी से कोई बात हुई है आला अधिकारियों से और वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सीधे, तो वो चेहरा है। तो सर आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो भी कह रहे हैं मैं जा रहा हूं, और आप कह रहे हो कि भाई अभी चेहरा फाइनल नहीं किया है। अब आपको उसको घुमा के पूछ लीजिए, सीधा पूछ लीजिए या टेढ़ा पूछ लीजिए। अच्छा, चेहरा फाइनल नहीं किया, कुल मिलाकर ये चेहरा फाइनल नहीं। अच्छा, लेकिन शिवराज जी की सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। ये मिल जाएगा शिवराज जी को, यहाँ पर टिकट कट गया। अब फिर वो पूछेंगे सचिन पायलट को बनाओगे मुख्यमंत्री, अभी फिर बात घूम जाएगी भूदेव भाई। फिर आप आवाज नहीं, फिर पानी पियोगे आराम से बैठ के। तो टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, टिकट के लिए छोड़िए, अभी वो पूछ लेंगे सचिन पायलट का हाल चाल, तो फिर आप पानी पियेंगे आराम से बैठ के। एक मिनट रुकिए अभी भूदेव भाई, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आपके यहाँ भी क्या जो चल रहा है राजस्थान के रण में, वो सब देख रहे हैं ना। अच्छा, एक लाइव का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन से? भूदेव जी आप ही बता दीजिए प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है 28 जिलों में, या मंडे कोई, ट्यूसडे कोई, वेडनेसडे कोई, थर्सडे कोई, फ्राइडे सैटरडे ऐसे है क्या? ना भूदेव भाई, ना एक मिनट, ये भूदेव भाई बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ये भूदेव भाई राहुल ही बनेंगे ना प्रधानमंत्री? नहीं, देख लीजिए क्या दिया, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा ये बात हमने नहीं कहा। हाँ, उनसे पूछ रहे हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गजब स्थिति है भूदेव भाई, ये तो पहले मुझे बोल, मैंने इस पर सवाल ही नहीं उठाया। ये सर ये डिस्कशन, एक मिनट, जिस पर रिजल्ट नहीं और डिस्कशन नहीं, ये हरि अनंत हरि कथा है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, जो कभी खत्म नहीं होगी। एक मिनट रुक जाओ। हमारे नेता राहुल गांधी है। हाँ, राहुल गांधी आपके नेता, ओके, जिंदाबाद। गर्व है मैं अपने आप तक, हमारे नेता राहुल गांधी। हाँ, जिंदाबाद, ओके, हो गया। एक मिनट, ये पवन जी एक लाइव में कमेंट आया, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट में आपके लूंगा, इजाजत है सबकी। सब मुद्दों पर देश में चर्चा हो रही है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी ये जात, कभी वो जात, कभी जातिगत गणना, कभी महिला आरक्षण। सर एक और गंभीर मसला है, रविवार को लाखों की संख्या में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे। जी, रामलीला मैदान में। वो तस्वीरें आपने देखी थी? जी देखी। दिखाई तो बहुत कम लोगों ने। खैर, अगर तस्वीरें हो प्लीज प्ले करिएगा, क्योंकि लाइव में सवाल आया, मैं इसलिए सवाल को ले रहा हूं। ओपीएस, ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करती हैं। लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में ओपीएस की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, अगर पवन गोयल साहब जी, ये तस्वीरें देखी आपने? जी, बड़ी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। लाखों की संख्या में भूखे प्यासे सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हुए। इनकी मांग जायज है कि नहीं? जी देखिए, इस पुरानी पेंशन पे सरकार इस बारे में विषय कर रही है, इस बारे में चर्चा भी हो रही है। जल्द आपके सामने फैसला आ जाएगा।
लेकिन सरकार इस विषय में बड़ा गंभीर है और इसके ऊपर बात भी चल रही है। नहीं, विषय गंभीर है, लेकिन आप देख रहे हैं ना। मैं देख रहा हूं, तभी मैंने इसका उत्तर दिया, मैंने पॉजिटिव उत्तर दिया। मैंने ये नहीं कहा घंटी है। नहीं जी, देखिए खतरे की घंटी वो राजनीति के हिसाब से है, लेकिन देश की जनता के हित में काम होना ही चाहिए, देश की जनता के हित में। तो जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो ये अपनी जगह ठीक है। अगर ये अपनी जगह ठीक ना होते तो इतनी भीड़ ना होती। सरकार इस विषय में गंभीर है और इस पर जरूर बात करें, बिल्कुल हल निकलेगा। रेवड़ी तो नहीं है ना? बिल्कुल, आपने बड़ा सही पूछा। आप इसका उत्तर भी ले लेना जी। भारत की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे रेवड़ी नहीं है, 220 करोड़ वैक्सीन रेवड़ी नहीं है, 4 करोड़ घर रेवड़ी नहीं है, 12 किलोमीटर से 36 किलोमीटर रेवड़ी नहीं है, राफेल MIG रेवड़ी नहीं है, 6 लाख करोड़ का रक्षा बजट रेवड़ी नहीं है, राम मंदिर रेवड़ी नहीं है। सुन लीजिए, राम मंदिर कहां पहुंच गए? मैं OPS की बात कर रहा हूं, आप राम मंदिर चले गए। मैं ये वो बातें कर रहा हूं, भूदेव जी का ऑडियो नहीं चलेगा। लंबित थी और अब पूरी हुई 9 सालों में। OPS रेवड़ी, आपने मुझे बताया ये रेवड़ी नहीं है। OPS रेवड़ी है कि नहीं? बिल्कुल OPS रेवड़ी नहीं है, लेकिन नहीं है ना। तो जब आपके लिए, जब सांसद विधायक और मंत्रियों के लिए OPS चलेगा तो फिर सरकारी कर्मचारी तो पूछेंगे ना भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने VIP कल्चर खत्म किया, कश्मीर में अलगाववाद नीतियों की नहीं, तो OPS क्यों खत्म कर दिया फिर? एक सेकंड सुनिए, सरकार ने कुछ सोच के ही खत्म किया होगा, अगर इस सरकार ने किया तो मैं कह रहा हूं इस पे तो फिर लागू आप करोगे ना लागू, इसका मतलब? आप देखिए, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन इस पर चर्चा जारी है और गंभीर है सरकार। नहीं, कहां चर्चा सर? लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आई दिल्ली के रामलीला मैदान में, आप कह रहे हो चर्चा जारी है, कोई पूछ नहीं रहा। आप देखिए, कोई स्थायी समिति की बैठक बैठती है, उसमें मीटिंग में चर्चाएं होती हैं, किसी भी नियम को लागू करने के लिए समय मिलता है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि इनके विषय में गंभीर तरीके से सोचा जा रहा है और जरूर बहुत बढ़िया हल निकलेगा। हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। देश की जनता है, देश के नागरिक है। ये कांग्रेस ने जो OPS अपने राज्यों में लागू किया उसका असर पड़ेगा, मतलब आपके सामने जल्द आएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इन्होंने भी अपने अपने राज्यों में लागू किया ना, हम पुरानी पेंशन देंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जी, ये चुनावी वायदा किया, अभी कर चुके हैं क्या? जिन राज्यों में है, 22 राज्यों में चालू कर दिया इन्होंने। नहीं तो जिन राज्यों में किया तो आप भी तो ऐलान करने की बात कर रहे हो ना? ऐलान तो सभी करते हैं जी, उनको आप भी तो कह रहे हो ना। एक सेकंड, और ऐलान करना और धरातल पे लाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अंतर है। हाँ। इसलिए मैंने आपको उसके साथ सारे रेवड़ी वाले जो मुद्दे थे ना वो गिनवाए, जो कितने सालों से लटके हुए थे। कश्मीर में लाल झंडा फहराते थे, अब तिरंगा फहरता है, वो सालों से। मैं बात OPS की कर रहा हूँ, कभी आप राम मंदिर चले जा रहे हैं, कभी आप कश्मीर चले जा रहे हैं। मैं बात OPS की कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारियों की कर रहा हूँ। नहीं, OPS पे आपने क्या कहा? ये रेवड़ी तो नहीं है। हाँ, तो आपके नेता बोलते हैं ना रेवड़ी। मैं वही बता रहा हूँ, रेवड़ी दूसरे नेताओं के लिए बोला जाता है कि वो लोग रेवड़ी की तरह वादे तो कर देते हैं लेकिन पूरे नहीं करते। अच्छा, तो आप पूरा करेंगे ना? आप ये कह रहे हैं, चलिए ठीक है। अगर वादा करेगी तो 100% पूरा होगा। अच्छा, रेवड़ी नहीं बांटेंगे और सरकारों की तरह। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ तिलक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया तो 100% पूरा होगा, कांग्रेस की तरह रेवड़ी नहीं बांटेंगे। ओके, यानी ये सड़कों पर उतरे, इनकी मांग जायज है, आप ये कह रहे हैं? जायज है जी। ठीक है गोयल साहब, थोड़ा आराम, इतना आप एग्रेसिव नेता है, आप थोड़ा, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मुस्कुरा रहे गोयल साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव भाई आपका भी, परमवीर जी आपका भी, धनोज जी आपका भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो 24 की लड़ाई अब जाति पर आई, लेकिन अब जातियों के खेल में, इस गोलबंदी में कौन बाजी मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।